अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। कई साल गुजर गए लेकिन आज भी ये सवाल हमारे जहनों में है कि इतने साल के बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो क्यों बेहतरी की तरफ नहीं आ सकते। क्यों ये जो दो मुल्क हैं एक अच्छे हमसाए की तरह साथ नहीं जिंदगी गुजार सकते। दुनिया में बहुत सी जगह पर पार्टीशन हुए हैं, नए मुल्क बने हैं, नई रियासतें बनी हैं, लेकिन वहां पे जो सूरत हाल है वो इस तरह अंदाज की नहीं होती। वहां पे ट्रेड भी होती है, वहां पे एक इक्वल रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 75 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से इनकार करते हैं, या दोनों ही के दरमियान वो जो एक ताल्लुक होना चाहिए जो एक पड़ोसियों के दरमियान होता है वो नहीं है। आखिर इस सब की वजह क्या है? और ये जब कुछ नहीं हो रहा तो उसका कितना बड़ा खमियाजा दोनों मुल्कों की आवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि शायद दोनों ही मुल्कों में भूख है, प्यास है, तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, और एक बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही मुल्कों में पाया जाता है। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसी हवाले से प्रोग्राम करने के लिए आज मेरी बहुत बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए कि मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट जनाब मरकटे काटजो साहब, और मैं उनका वार्म वेलकम करूंगा। सर, सर हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। सर, दिल्ली का मौसम कैसा है ये तो बताएं। आप दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑनर फॉर मी एंड फॉर माय ऑडियंस कि हम आज आपके साथ एक बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम कर सकेंगे। थैंक यू। दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। एयर पोल्यूशन, इट इज टेरेबल। आप समझिए कि मुझे एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है। कई लोगों को एयर प्यूरिफायर अपने कमरों में लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत एयर पोल्यूशन है यहाँ पे। इस साल ज्यादा ही है। अनफॉर्चुनेट सर, आई गेस दिस इज द सिमिलर सिचुएशन। यही कुछ पाकिस्तान में और यही कुछ हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, सफर करना पड़ता है। काटू साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये सीन इंडिया पाकिस्तान ओवर द ईयर्स, जंगें लड़ ली, डायलॉग्स भी कर लिए, हथियार का खुला इस्तेमाल कर लिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। कभी हमने कहा हम जीते, कभी आपने कहा आप जीते, कभी हमने आपको हराया, कभी आपने हमें हराया। गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस डिबेट, सर 76 ईयर्स का अरसा कम नहीं होता। अभी तक ये जो दो मुल्क हैं एक दूसरे के साथ वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप क्यों नहीं बना सकते? आज भी अगर हमें ट्रेड करनी है हम वाया दुबई करते हैं, वाया वागा नहीं कर पाते। व्हाट्स बिग रीजन बिहाइंड इट? देखिए, ये आपको समझाने के लिए मुझे गहराई में जाना हो, तो उसके लिए मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत ब्रीफली नहीं समझाई जा सकती। आई हैव टू टेक योर गो इन टाइम। ग्रेट डेप्थ। पहले तो आपको समझना है कि ये दुनिया एक दुनिया नहीं है। दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली टू वर्ल्ड्स। एक तो दुनिया है डेवलप्ड कंट्रीज की, जिनमें आती है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना है जॉइन द रैंक नाउ। दूसरी दुनिया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और तमाम एशिया की कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड जापान, और अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये दो दुनिया है। और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है जो बड़ा सीक्रेट रखते हैं। वो ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्री। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूल, बट दे विल नेवर ओपनली स्पीक अबाउट इट। अब इसको जरा मुझे समझाने के लिए थोड़ा इकोनॉमिक्स में जाना हो, बिकॉज पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं तो आपको पॉलिटिक्स कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए, नाउ आई एम गोइंग इनटू इकोनॉमिक्स। Cost of labor is a big chunk of the total cost of production, and therefore if the cost of labor is less, then the cost of production is less, and if the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price as compared to a person whose labor is expensive. There is competition in the market. One businessman eliminates another businessman not by bombs or guns or swords, but by underselling him, which means selling the same high quality good but at a cheaper price. आप समझे ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास एक दुकान है जहां 50 रुपए का एक लोफ ऑफ ब्रेड बेचते हैं, और आपके बगल में मेरी दुकान है जहां मैं 40 रुपए का वही साइज और क्वालिटी लोफ ऑफ ब्रेड बेचता हूँ। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके कस्टमर सब आपको छोड़ के मेरे कस्टमर्स हो जाएंगे, एंड आई विल एलिमिनेट यू बाय अंडरसेलिंग। समझ में आया? बड़े सिंपल सा एग्जाम्पल किया।
अब यही होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। टू गिव यू एन एग्जांपल, चाइना में एक रेवोल्यूशन हुआ 1949। 1949 के पहले चाइना वाज अ वेरी पुअर कंट्री, यानी 95% चाइनीज लिव्ड इन हॉरिबल कंडीशन। दे वर मोस्टली लैंडलेस पेजेंट, चिथड़ों में रहते थे, गुर्बत में बिल्कुल। 1949 में रेवोल्यूशन के बाद जो लीडर्स पावर में आए चाइना, they built up a massive industrial base which is still growing. Now that massive industrial base, coupled with the cheap labor available in China, enabled the Chinese to undersell the whole world. मैं अक्सर जाता हूँ अमेरिका, कनाडा वगैरह। The supermarkets there are packed with Chinese goods because the Chinese sell the same high quality good which the American manufacturer can sell, but at half the price because his labor is cheap. आपको समझ में आया? Everything turns on cost of labor once you build up a massive industrial base. अब हमारा इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, we have very cheap labor. हम लोग अगर एक massive industrial base build up कर दें तो वेस्टर्न इंडस्ट्री विल कोलैप्स। कौन खरीदेगा उनका महंगा माल? अमेरिकन इंडस्ट्रीज, यूरोपियन सब कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि उनका हम जब वही माल, हम वही हाई क्वालिटी माल एक तिहाई या एक आधे दाम पे बेचेंगे तो उनका माल कौन खरीदेगा? तो their industry will collapse, throwing millions out of employment. Will they get? No, they will oppose it tooth and nail. And how do they oppose it tooth and nail? They oppose it by making Indians fight each other in the name of religion, caste, language. हम लोग का आपस, ये जो बंटवारा हुआ था 1947 का, ये बिल्कुल फर्जी था। मैं इंडिया और पाकिस्तान को एक मुल्क मानता हूँ। ये पाकिस्तान इज अ फेक आर्टिफिशियल कंट्री, कोई मुल्क नहीं। इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, इज बाउंड टू रियूनाइट विद इंडिया अंडर सेकुलर गवर्नमेंट, नॉट द प्रेजेंट। तो once we build up a massive industrial base for which we have all the potential, so then we will emerge as another China. एक चाइना में नाक में दम कर रखा है वेस्ट का, एक दूसरा चाइना पैदा हो जाए तो फिर जो बचा कुचा इंडस्ट्रीज हैं वेस्ट की, वो सब कोलैप्स कर जाएंगी। बिकॉज हाउ कैन दे फेस द कॉम्पिटिशन? We will sell the same high quality goods at half or even 1/3 the price. आप समझे ना? Countries which have cheap labor have a distinct advantage over countries with expensive labor. अब आप ये अगर जहन में बात रखिएगा फर्मली, तब आपको समझ में आएगा दुनिया में हो क्या रहा है। ये सब जो आपने पूछा कि लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये सब it is all artificially created by the developed country, because actually we are one country. हम लोग का कल्चर एक है। आपसे मैं एक ही जुबान में हम लोग बात करते हैं। कल्चर इज रियली बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज, नॉट ऑन कॉमन रिलीजन। और हम लोग की कॉमन लैंग्वेज यही हिंदुस्तान, जिसको आप उर्दू कहते हैं, हम लोग हिंदी कहते हैं। ये वाकई में ना उर्दू है ना हिंदी है, ये है हिंदुस्तानी या खड़ी बोली इसको कहते हैं, क्योंकि मैन की स्पोकन लैंग्वेज। इट इज स्पोकन इन वास्ट पार्ट्स ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हम लोग का और कल्चर मेनली लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, नॉट ऑन रिलीजन। तो लिहाजा हमारा एक कॉमन कल्चर है। हम लोग देखने में एक दूसरे से लगते हैं। हम लोग, आप समझिए, मुगल बादशाह अकबर के जमाने से हम एक मुल्क था। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल एम्पर अकबर। ये तो अंग्रेजों की शरारत थी। इट वाज दिस पार्टीशन वाज अ ब्रिटिश स्वाइंडल इन ऑर्डर कि ये हम लोग कमजोर रहें, आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान लड़ता रहे, इंडिया पाकिस्तान, पूरा खेल ये था। ये समझना है आपको। और ये जो लीडर्स हैं दोनों मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के लीडर्स और आपके पाकिस्तान के मिलिट्री रूल, दे आर ऑल एजेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब आपको समझ में आया? तो हमारे मुल्क के भी लीडर्स और आपके मुल्क के भी, आपके मुल्क तो असल में आर्मी रूलर्स हैं, ये सब एजेंट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज के। एंड द होल गेम इज कि वी शुड नॉट रीयूनाइट and emerge as a modern industrial giant. पूरा खेल ये है। ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। आपने सही कहा कि इतने महंगे हथियार बिकते हैं जो हमको खरीदने पड़ते हैं फॉरेन कंट्रीज। क्यों नहीं बना सकते अपने हथियार? चाइना तो अपने हथियार बना रहा है। तो हम कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास। देखिए, एक चीज आपको बता दूं, मैं अक्सर अमेरिका जाता, मेरे बच्चे हैं वहाँ, मुझे कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है टॉक्स। हाँ, पाता हूँ कि
American universities are full of Indian and Pakistani professors of mathematics, of science, of engineering भरे हुए हैं. जी. यानी कहने का मतलब मेरा कि जो रिक्वायरमेंट होता है टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, यू मस्ट हैव अ ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट. वो हमारे पास है. हम एक 15 साल में वी कैन बिकम लाइक चाइना और यूएसए. मैं आपको एग्जांपल दूं. जापान में 1868 में मेजर रेस्टोरेशन हुआ. 1868. उसके पहले जापान वाज रूल्ड बाय द शोगन्स. शोगन्स वाज रियल रूलर्स. फॉर्मली तो एम्परर था, मगर रियल रूलर वाज शोगन्स. एंड शोगन्स केप्ट जापान वेरी बैकवर्ड एंड फ्यूडल. मगर जब मेजर रेस्टोरेशन हुआ तो एम्परर मेजर के जो एडवाइजर्स थे, हु बिकेम द रियल रूलर्स, they sent delegations to America and Europe and all to study industries. They invited engineers to come to Japan and set up industries and engineering colleges and all. 15 साल में जापान का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम अ बैकवर्ड कंट्री टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री. इट टेक्स 15 years. करेक्ट लीडरशिप आ जाए जैसे जापान में आई. तो कहने का मतलब है हमारे पास पोटेंशियल सब है. व्हाट वी लैक इज करेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप. आपके पॉलिटिकल लीडर भी एजेंट्स हैं फॉरेन वेस्टर्न पावर्स के, और हमारे पॉलिटिकल लीडर भी एजेंट्स हैं वेस्टर्न पावर्स के. तो लिहाजा कैसे हम लोग तरक्की कर सकते. ये जो देखिए मेन एक चीज समझ लीजिए, आवर मेन नेशनल एम, एंड बाय नेशन आई इंडिया एंड पाकिस्तान बांग्लादेश को मैं एक नेशन मानता. आवर national aim must be to abolish the massive poverty, massive unemployment, massive malnutrition. Child malnutrition हमारे हिंदुस्तान में every second child in India is malnourished and the conditions are getting worse. अगर आप गूगल पे जाइए और ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए, चाइल्ड malnutrition in India बुरा हाल है. Then almost total lack of proper health care for the masses. यानी जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ, यहाँ बड़े अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हैं, मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, वेदांता है, बट दे आर एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव. गरीब आदमी जा ही नहीं सकता. वो कहाँ जाता है? ही गोज टू क्वैक्स, जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं. कोई डिग्री फिग्री नहीं है, फर्जी डॉक्टर, क्योंकि भाई असल डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं है. एंड क्वैक्स आर मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ रेगुलर डॉक्टर. तो ये तो लैक ऑफ हेल्थ केयर का हाल है हमारे इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी. और लैक ऑफ गुड एजुकेशन. थोड़े से अच्छे स्कूल हैं, मैं बाकी बिल्कुल वेरी बैड, इन वेरी बैड कंडीशन. आवर मस्ट बी टू अबॉलिश ऑल these massive socio-economic evils, and the way to abolish it is to transform India into a modern industrial giant like another China. मैं देख रहा था गूगल में, चाइना की आबादी और भारत की आबादी करीब एक है, थोड़ा सा 140 करोड़ के ऊपर. मगर चाइना has lifted more than 80 crore of its people above the poverty line. Yes. They are no longer poor. बड़ा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है चाइना का. बिकॉज वहां के जो लीडर्स हैं, देखिए, दे ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो पूरे फोकस्ड हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चले. हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के लीडर्स किस पे फोकस्ड हैं कि अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए. हमारे भारत में, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, या होने की तैयारी होती रहती है. जैसे अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, अब आने जा रहा है, अर्ली नेक्स्ट ईयर आने वाला है तमिलनाडु, बंगाल में, केरल में. कहीं ना कहीं 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है. तो वी आर परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड इन इंडिया. और इलेक्शन जीतने का क्या तरीका है कि पोलराइज सोसाइटी, नफरत फैलाओ हिंदू मुसलमानों में और कास्ट में. This is to have to secure your vote banks. And our politicians of all parties, I'm not blaming BJP alone, they are experts in polarizing society to get their vote banks. So लिहाजा हमारे political leaders are not focused on economic development like Chinese leaders. They are focused on winning the next elections. जैसे उनकी प्रायोरिटी है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाओ, ये प्रायोरिटी है, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अरे भाई, राम मंदिर से बनाने से कितने नौकरियां मिल गई, कितनी जॉब्स क्रिएट हुई, कितनी गुर्बत दूर हुई, कितनी भुखमरी दूर हुई.
ये तो वोट वोट कैचिंग डिवाइस है और कुछ नहीं। मगर हम जो पब्लिक है 90% इंडियन एंड 90% पाकिस्तानी आर फूल्स। ये इस झांसे में आ जाते हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है कि साहब ये अयोध्या में राम मंदिर बनता है, और यहाँ 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है, मेनी ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, वाह क्या बाजी मारी हमने, अयोध्या में राम मंदिर बना। जबकि मेन यानी इट इज जस्ट डाइवर्जन फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम, इज दैट इज अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर एंड ऑफ हेल्थ केयर। वो उधर से अटेंशन डाइवर्ट करके कह दो कि नहीं, मेन प्रॉब्लम इज बिल्डिंग राम मंदिर इन अयोध्या और काउ प्रोटेक्शन। ये सिचुएशन हमारे इंडिया की। सर पॉइंट टेकन, सर पॉइंट टेकन। मुझे ये बताते हैं, आपने इतनी खूबसूरती से एलैबोरेट किया, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मुझे एक बताएं, इतने साल से बार बार एक जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग, सर इन जंगों ने हमें दिया है कुछ? अगर कुछ जंगें दे नहीं सकी, देखे ना, इतनी जंगों के बावजूद ना पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 1 इंच पे कब्जा किया, ना हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 1 इंच पे कब्जा किया। इसमें कितने ही जवान दोनों ही तरफ से मर गए, शहीद हो गए। मुझे बताएं कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस, फिर एक ह्यूमिलेशन, कभी किसी के लिए तो कभी, सर वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? या ये कहें कि जब वहां इलेक्शन होंगे तो यहां जंग होगी, जब यहां सिलेक्शन होगी तो फिर एक जंग होगी, यही चलता रहेगा? डेवलप कंट्रीज हम लोग को लड़वाएंगे, क्योंकि एक तो ये वजह है कि ताकि हम so that we don't unite and emerge as a modern industrial giant. We are actually one nation, India, Pakistan, Bangladesh. We are culturally one, we have been one for 500 years. So we should not unite and emerge as a modern industrial giant. जिससे उनकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बिकॉज देन दे विल नॉट बी एबल टू फेस द कंपटीशन। और दूसरा वजह है कि हम लोग लड़ते रहें या लड़ाई का माहौल बना रहे तो हथियार उनके फॉरेन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के बिकते रहें एट वेरी हेवी प्राइसेस। आपको समझ में आया? मैंने आपको एक बात बता, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं सर, आई गेट योर पॉइंट सर, मैं आपकी ये पॉइंट ले चुका हूं। मुझे बताएं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस चाहती हैं हम लड़ें, हम डिवाइडेड रहें, ठीक है, हमारे दरमियान ट्रेड ना हो ताकि सारी ट्रेड बाहर से हो। सर लेकिन लड़ते तो हम ही है ना। अगर उनकी ये विश है या उनकी ये, मैं कहूं ये उनका बिगर प्लान है, बट इस ट्रैप में तो मैं और आप या हमारे ही लोग हैं या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और तो कोई नहीं है। क्यों ये बात इन्हें नहीं समझ आ रही? इसका भी मैंने जवाब दे दिया था आपको। हम जनता जो है, आम आदमी है, 90% दे आर फूल्स एंड इडियट्स। मैंने अभी आपसे कहा, आप मुझको रिपीट करवा रहे हैं। नहीं 90% भाई इतना आसान है जनता को बेवकूफ बनाना, और ये लीडर्स एक्सपर्ट्स हैं। 90% इंडियंस एंड 90% पाकिस्तानीज आर इडियट्स। तो अब आप पूछ रहे हैं कि क्यों आम जनता क्यों इसको सपोर्ट करती है? सर ऐसे ही रहना है ये सारा कुछ, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब देने तो दीजिए। आप सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं सुनना। नहीं सर, आप दीजिए जवाब। इस सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन विल बी अ रेवोल्यूशन। इट कैन नॉट बी डन पीसफुली एंड रेवोल्यूशंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पहले तो एक पीपल स्ट्रगल चलाना होता है, यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल, राइजिंग अबव रिलीजन एंड कास्ट, ऑल पीपल मस्ट यूनाइट। इसमें भी बड़ा वक्त लगेगा, मगर होएगा, एक ना एक दिन होएगा वो, कि एक genuine people struggle led by genuine modern minded patriotic leaders will emerge. अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं ना हमारे यहाँ ना आपके यहाँ, मगर ये historical experience shows that when a country is in crisis, then nature throws up great leaders. जैसे for example 17th century में इंग्लैंड में किंग एंड पार्लियामेंट में स्ट्रगल चला for much of the 17th century। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है इंग्लैंड की, तो उसमें ओलिवर क्रॉमवेल इमर्ज किया एज अ ग्रेट लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री फोर्सेस, जिसको हु वाज अननोन, उसको वो अनजान आदमी था। सिमिलरली अमेरिका में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वॉशिंगटन इमर्ज किए एज द लीडर्स, या फ्रांस में रोबेस्पियर फ्रेंच रेवोल्यूशन में इमर्ज किया, रशिया में लेनिन इमर्ज किया। ये दे वर प्रैक्टिकली अननोन बिफोर। तो कहने का मतलब, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ है वो ग्रेट लीडर्स जो मुल्क को आगे ले जाएंगे। मैंने कहा ये सही बात है, अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मुल्क के भी, आपके भी,
they are utterly worthless people, rogues and rascals, most of them, and but real rulers have yet to come. But they will come because this is what all historical experience shows. कि जब कंट्री क्राइसिस में आती है तो नेचर थ्रोज अप ग्रेट लीडर्स, तो आएंगे, मगर अभी एज येट दे आर नॉट टू बी सीन। ये मैंने आप समझा। सर एग्रीड, लेकिन आप जिस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं मुझे बताएं, कंसिडरिंग राइट नाउ द बीजेपी गवर्नमेंट देयर, कंसिडरिंग द मोदी गवर्नमेंट इज देयर, आपको लगता है इस रेवोल्यूशन के आते आते मजीद कितना और नुकसान या कितनी और जंगें होनी बाकी हैं, या कितनी और इंसानी जाने जाएंगी, या मजीद कितना साल का इंतजार होगा? मैंने आपको अभी बताया, फिर आप रिपीट करवा, ये सब हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गई, सब दे आर ऑल एजेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। द होल गेम इज कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। ये क्या एजेंडा, क्या है बीजेपी का? 1 पॉइंट एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत, बस यही है इनकी पॉलिटिक्स। मगर इस पे सक्सीड करते हैं क्योंकि 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है, एंड मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम्स आर आल्सो कम्युनल बिकॉज दे आर फूल्स। मैंने कहा 90% पीपल आर इडियट्स, मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम्स आर आल्सो कम्युनल। तो क्योंकि 80% इंडिया हिंदू है तो इस जीते जाते हैं इलेक्शन। तो लिहाजा ये काफी टाइम लगेगा। यू आर राइट, इट इज गोइंग टू टेक 10, 15, 20 years। ये रेवोल्यूशन आसान चीज नहीं है, इसकी बड़ी कुर्बानियां, बड़ी लंबा चलता है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके ये सक्सीड करता है। तो अभी तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि टुडे वी आर नॉट पासिंग थ्रू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वी आर पासिंग थ्रू द पीरियड prior to the revolution, which is known as the period of the ideological revolution. Just now, India and Pakistan, we are not passing through a revolutionary phase. We are passing through the period which precedes the real revolution, which is the ideological revolution. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक में, 1789 में। बट प्रायर टू 1789 फॉर सेवरल डेकेड्स there was an ideological revolution in France led by great writers like Voltaire and Rousseau and the French encyclopedists, आपने पढ़ा होगा। And the weapons used in the ideological revolution, the weapons used are not guns and bombs and swords like in the actual revolution. The weapons used are ideas. तो अभी जो हमारा मुल्क, जिसमें मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश को इंक्लूड करता हूँ, we are not passing through the period of रेवोल्यूशन। वो पीरियड आने को है, उसमें कई साल लगेंगे आने को। वी आर पासिंग थ्रू द पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। इस पीरियड में जो एजुकेटेड क्लास है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, प्रोवाइडेड इट इज जेन्युइनली पेट्रियोटिक एंड मॉडर्न माइंडेड, बिकॉज द स्ट्रगल इज थ्रू आइडियाज नॉट बाय वेपन्स। तो इंटेलेक्चुअल्स जो जेन्युइनली पेट्रियोटिक है, मॉडर्न माइंडेड हैं, who wish to uplift the country, they can make a great contribution, because in this ideological revolution, this is absolutely essential. An actual revolution cannot take place without a prior ideological revolution, because जो actual revolution होगा उसमें जो fighters होंगे, they will be risking their lives. And why should they risk their lives? They will risk their lives when they know they are fighting for a noble cause. तो क्या नोबल कॉज है, वो तो जो इंटेलेक्चुअल्स वही समझा पाएंगे ना, जो फिलोसोफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वही गाइड करते हैं जो एक किसी भी रेवोल्यूशन को। देखिए, इंटेलेक्चुअल्स आर द आईज ऑफ सोसाइटी, विदाउट इंटेलेक्चुअल्स सोसाइटी इज ब्लाइंड। मगर इफ यू बी जेन्युइन इंटेलेक्चुअल, आज के इंटेलेक्चुअल हमारे इंडिया में तो मैं जानता हूँ मोस्टली दे आर फेक, दे आर नॉट जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स, दे आर देमसेल्फ ब्लाइंड। हाउ कैन द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड? अभी तो मैं कहता हूं मेरा काम जो है, इट इज टू ओपन द आईज ऑफ द एजुकेटेड क्लास। जो एजुकेटेड क्लास जिसका काम है पब्लिक को गाइड करना, वो एजुकेटेड क्लास खुद ही ब्लाइंड है, तो हाउ कैन द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड? तो मैं कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि जैसे कि खरगोश का बच्चा होता है, या चूहे का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है तो अंधा होता है, आंख बंद होती है, कई हफ्तों के बाद उसकी आंख खुलती। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जो आवाम है उसकी आंख बंद है, वो चूहे का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा जैसे। और मेरा काम है कि उनके एजुकेटेड लोगों की आंख खोलना।
Just now, I am not trying to guide the common people. I am trying to guide the intellectuals because they are not intellectuals. The जी so-called educated class are not educated. अभी आपको मुझे educate करना है. my job is to educate the so-called educated. और फिर जब आप लोग educate हो जाएं, then you will educate the masses. वो आप लोगों का काम होगा. ये मैं कर रहा हूँ. सर पॉइंट टेकन. हमने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है. सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वी गोइंग टू डिस्कस कि जियोपॉलिटिकली इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है. इस सब के बीच में गोइंग फॉरवर्ड जो क्रिटिकल रोल है इंडिया और पाकिस्तान दोनों का, वो क्या होने जा रहा है. और एक और सेंस ऑफ डिप्रिविएशन भी है, उसके ऊपर बात करेंगे. एक काइंड ऑफ रैपिड फायर होगा हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक बाद आएंगे तो मजीद सवाल आपके जवाब आते हैं. वेलकम बैक जी. आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मरकट काटचू साहब. बहुत सारी बातें हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से हुई. एक जरा नजर डालते हैं इस वक्त ग्लोबली क्या कुछ हो रहा है, ग्लोबल स्पेक्ट्रम में क्या कुछ हो रहा है. यकीनी तौर पे काटचू साहब से बेहतर इस वक्त कोई भी शख्स नहीं हो सकता जिसको इलैबोरेट कर सके. सर ओवर टू यू. इस वक्त ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे क्या कुछ हो रहा है? वी सीइंग सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. इफ यू कैन इलैबोरेट दिस. देखिए, दो स्ट्रगल्स चल रही हैं दुनिया में. दो. फर्स्ट स्ट्रगल मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रगल of the underdeveloped countries to become developed countries, because unless they become developed they will never be able to abolish poverty and unemployment and hunger and lack of healthcare, etc. So and that struggle is being opposed by the developed countries for the reason I gave you, that underdeveloped countries have cheap labor, and if they become developed countries then the economies of the developed countries will collapse because they cannot face the competition, because we in the underdeveloped countries, once we become developed, we will sell our goods at a much cheaper price. Then who will buy the expensive goods? तो उनकी industries collapse कर जाएंगी, throwing millions out of employment. तो एक तो ये struggle चल रहा है. दूसरा struggle चल रहा है between developed countries among themselves. वो क्या है? ये देखिए, इसको आपको समझना होगा, तब आपको इमरान खान साहब के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा क्योंकि उनका डायरेक्टली इससे लिंक है. देखिए, दो बड़ी अलायंसेस बन गई हैं दुनिया में. एक तरफ है यूएसए एंड यूरोप, दूसरे तरफ है रशिया एंड चाइना. ये दो बड़ी पावरफुल, सब बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इनमें हॉस्टिलिटी हो गई है. इट इज नॉट आर्म्ड हॉस्टिलिटी बिकॉज बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स. दे नो कि वॉर होगी तो दोनों खात्मा हो जाएगा. तो बट दे वेज वॉर थ्रू द एजेंट्स, प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं. अब ये आपके इमरान खान साहब के बारे में अगर 2 मिनट आप वक्त दें, मैं बताना चाहता हूँ. देखिए, ये समझने लगे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया हूँ, बड़ा पावरफुल हो गया हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया. ये भूल गए कि पाकिस्तान इज रियली, इट हैज ऑलवेज बिलोंग टू द यूएस कैंप. हमेशा से, जब से बना है तब से यूएस हैज ट्रीटेड इट एज इट्स कॉलोनी. सारा जो फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड, it was totally dependent on USA, and it is still under the American control. जो Pakistan is really ruled by the army, and the army generals are all proteges of USA. ये सब they are bound to USA by various means. जैसे इनके आर्मी जनरल्स के बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है इन हार्वर्ड एंड येल विद फ्री स्कॉलरशिप, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी या IMF और वर्ल्ड बैंक में नौकरी दे दी जाती है एट अ वेरी हाई सैलरी. तो दे आर ऑल beholden to the USA, and all these army generals of yours are all, they have huge bank balances in USA. जैसे आपके जनरल बाजवा रिटायर हुए, गूगल में देखिएगा, बिलियन है, ही इज अ बिलियनर. सब बिलियनर्स हो जाते हैं. दे आर ऑल अमेरिकन एजेंट्स, आपके आर्मी जनरल. तो लिहाजा ये इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया. ये समझने लगे कि मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आई कैन बी फ्री ऑफ अमेरिकन कंट्रोल, और ये अमेरिका को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने लगे. व्हेन पाकिस्तान वाज थ्रू आउट इन द अमेरिकन कैंप, इमरान खान साहब कहने लगे कि वी हैव बीन मेड स्लेव्स ऑफ अमेरिका. अब चले गए रशिया पुतिन से मिलने, जब यूक्रेन वॉर चल रही थी, उससे बड़े नाराज हुए अमेरिकन इनसे, और ये बोले कि 80,000 हमारे फौजी वहाँ मरवा डाला अमेरिका ने
आर्मी को भिजवा के अफगानिस्तान में मरवा डाला, और वो डोनाल्ड वू का लेटर दिखा के घूम रहे थे सब मीटिंग में। इस सब से बहुत अमेरिकन नाराज हुए कि जो हमारे ऑर्बिट में आती है कंट्री पाकिस्तान, वो टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। तो इसलिए उन्होंने इनको हटवाया जनरल बाजवा से कह के। जैसे इन्होंने ये आपके जो जुल्फिकार अली भुट्टो, ये क्यों हटाए गए? ये भी यही हरकत की है। ये समझने लगे हम बड़े आज़ाद हैं, तो लिहाजा अमेरिकन इन्फ्लुएंस से हम दबेंगे नहीं, और इन्होंने फ्रेंच न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना शुरू किया और रशिया और चाइना की तरफ बढ़ने लगे। तो अमेरिकन नाराज हुए, उन्होंने इनको हटवा के और फांसी पे चढ़वा दिया थ्रू जनरल वो आपके जिया वाज आल्सो एन एजेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिकन ने कहा जिया से कि इसको हटाओ और मार डालो, तो जिया साहब ने सलूट मारा, जी हुजूर, जैसा आपका कहना। वही जनरल बाजवा ने कहा अमेरिकन से कि साहब जो हुजूर का ऑर्डर, और इनको इमरान खान छोड़े नहीं जाएंगे, ये समझ लीजिए। बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, मैं देखता हूँ ट्विटर पे, ये अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानी, कैनेडियन ओवरसीज और ब्रिटिश ओवरसीज पाकिस्तानी खूब शोर मचा रहे हैं, मगर वो छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका सख्त नाराज है इमरान खान से। जो इमरान खान बार बार स्पीचेस में अमेरिका को अटैक किए, भूल गए कि पाकिस्तान बिलोंग्स टू द अमेरिकन कैंप। ही वाज ट्राइंग टू थिंक दैट वी आर इंडिपेंडेंट, नॉट इन द अमेरिकन कैंप। तो इनको लेसन सिखाया अमेरिकन ने, और रखा जाएगा उनको जेल। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये समझने के लिए हो क्या रहा है पाकिस्तान। आप चिल्लाते रहिए कि छोड़ो, रिहा करो इमरान, नहीं रिहा, क्योंकि आर्मी इज द रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट जैसा ऑर्डर देती है वैसा करती है। वो अमेरिकन बहुत नाराज है इमरान खान से, तो ये छोड़े वोड़े नहीं जाएंगे जेल से। सर पॉइंट टेकन। मुझे ये बताएं, चलें टॉकिंग अबाउट अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था। इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, वहाँ एक तालिबान गवर्नमेंट है। अगेन नो ऑफेंस, लेकिन वही तालिबान गवर्नमेंट है, इसके बारे में बार बार इंडियन मीडिया पे बहुत कुछ कहा गया। उसी तालिबान गवर्नमेंट को इंडिया होस्ट कर रहा था। राइट नाउ जो रीजनल एक नया सिचुएशन देख रहे हैं आप, एक तालिबान गवर्नमेंट के साथ इंडियन अलायंस, और फिर जो एक रीजनल टेंशन चल रही है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंक्लूड ईरान। सर व्हाट डू यू सी, व्हाट्स बिहाइंड दिस आल्सो? देखिए, अगेन आई हैव टू ब्रिंग यू बैक टू द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई सेड। ये डेवलप कंट्रीज नहीं चाहते हैं कि अंडर डेवलप कंट्रीज शुड बिकम डेवलप। आपने पता नहीं कितनी अफगान हिस्ट्री पढ़ी है। उनका एक किंग था, उसका नाम था अमानुल्लाह। He was a very modern minded. He ruled between 1919 and 1929. 10 साल हुकूमत किया, और बिल्कुल मॉडर्न माइंडेड आदमी था। वो चाहता था अफगानिस्तान को मॉडर्नाइज करें, लड़कियों को एजुकेशन भेजें, एजुकेशन दें, इंडस्ट्रीज सेटअप करें, एजुकेशन स्प्रेड करें। he was a modern minded person. वो रह जाता तो आज अफगानिस्तान would have become like Europe. मगर 1920 में अंग्रेज इससे बड़े नाराज हो गए। अगेन द सेम थिंग की डेवलप कंट्रीज डोंट वांट अंडर डेवलप कंट्रीज टू बिकम डेवलप, तो उसको हटा के गिरा दिया। और ये अब जो तालिबान रूलर्स हैं, तालिबान इज नथिंग बट अ बंच ऑफ विलेज इडियट्स। विलेज इडियट्स हैं जो कहते हैं लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाए। तो एक कोई गधा ही कहेगा ऐसा कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाए, क्योंकि IQ tests have shown in modern psychology कि the IQ of an average woman is the same as that of an average man. अगर आप साइकोलॉजी की कोई किताब उठा लीजिए तो IQ टेस्ट इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो जो वुमन की एवरेज वुमन की IQ is 100 and so is that of the average man. तो यानी इंटेलिजेंस में women are not less than men, and whenever given opportunity they have proved to be as good. जैसे मैडम क्यूरी was the first person to win 2 Nobel prizes. First in physics and in chemistry. And similarly, Queen Elizabeth I and the Empress of Russia, Catherine the Great, proved to be great rulers. तो जहाँ जहाँ मौका मिला, they have shown to be no less than. मगर ये तालिबान जो हैं, ये bunch of village idiots हैं. तो these developed countries like America are very happy with the Taliban. ताकि पिछड़ा रखेगा तालिबान, डेवलप कंट्री नहीं होने पाए। देखिए
अगेन आप समझिए पूरा खेल डेवलप्ड कंट्रीज का है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री शुड नॉट बिकम डेवलप्ड कंट्री. तो तालिबान विल कीप अफगानिस्तान बैकवर्ड बिकॉज दे आर जस्ट फ्यूडल रिलीजियस बिगट्स. तो लिहाजा द वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी हैप्पी. ऊपर से गाली दें मगर अंदर से बड़े खुश हैं कि ये तालिबान गवर्नमेंट बन गई तो ये पिछड़ा रखेगी अफगान. ही विल नॉट बिकम लाइक अमानुल्लाह. आप हिस्ट्री पढ़िए, आप लोगों ने लगता है हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. नहीं सर, ये पॉइंट टेकन, लेकिन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त इंडिया की अगर हम बात करें, वहां पे मैं पॉलिटिकल सिनेरियो से बात करूं या पाकिस्तान में एक न्यूज परस्पेक्टिव से बात करूं, सर दोनों का इशू इस वक्त राइट नाउ टेररिज्म है. और ये दोनों ही टेररिज्म को लेके एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं. और दोनों ही, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उसको पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि जो टेररिज्म है वो इंडियन फंडेड टेररिज्म है, लेकिन वो थ्रू अफगानिस्तान है. सर ये टेररिज्म का जो मसला है, क्या ये दोनों मुल्क बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते, या हमने यही प्रॉक्सी वॉर्स लड़नी है और ऐसे ही लड़ते चले जाना है? आप तो हमारे हाथ में है ना सर. भाई आप ना समझ रहे हैं ना समझने की कोशिश कर रहे हैं. पूरा खेल आप अगेन आई हैव टू गो बैक टू फंडामेंटल्स. पूरा खेल है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब बैकवर्ड रहे. बैकवर्ड रखने का एक तरीका है कि लड़वाओ इनको, लड़ते रहे आपस में. समझ रहे हैं? इंडिया क्यों हाथ मिला रहा है तालिबान से, ताकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, यानी अटैक मींस हॉस्टिलिटी करे. और इंडिया और पाकिस्तान में हॉस्टिलिटी कौन चाहता है? इट इज द डेवलप्ड नेशंस. उनका पूरा खेल है कि ये दोनों इंडिया पाकिस्तान यूनाइट ना हो जाएं, क्योंकि अगर यूनाइट हो गए अंडर ए सेक्युलर गवर्नमेंट and it is transformed into a modern industrial giant like another China, तो Western industry will collapse. आप लोग को समझने में इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे समझ में बिल्कुल सिंपल सी चीज है. सर मैं अगर गवर्नमेंट में होता तो मैं समझ जाता आपकी बात, लेकिन मसला ये मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ. हमारा तो काम है यहाँ लोगों को एजुकेट करना ना. अगर मैं होता तो मैं मोदी साहब से की जगह मैं होता तो मैं क्या ही बात होती सर. फिर मैं वाघा की बॉर्डर्स भी खोल देता, करतारपुर कॉरिडोर भी खोल देता, मैं दोनों मुल्कों की ट्रेड भी खोल देता, मैं मेडिसिन की भी आमदोरफ्त खोल देता, मैं सब कुछ कर देता सर. बट आई एम नॉट इन दैट पोजीशन राइट नाउ. देखिए सुन लीजिए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होनी है ना. अगर मैं आपकी बात करूं, यू सी द ग्रेटर, सर सॉरी आप ग्रेटर पिक्चर की बात कर, लेकिन कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी नहीं कर पा रहे हम. मतलब शायद 2005 में जहां पे हम खड़े थे बात कर लेते थे, आज हम वो भी नहीं कर पा रहे. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेगा कौन? करे लीडर्स ही तो करेंगे ना. आम जनता तो बेवकूफ है. आम अवाम 90% idiots. It is the leaders who must be modern minded and patriotic. They alone can do it. But the leaders of both India and Pakistan are agents of developed countries. And developed countries want hostility between India and Pakistan. आपको सिंपल सी चीज समझ ही नहीं आ रही. बार बार मैं रिपीट. काजू साहब, आपको कभी नहीं समझ. काजू साहब, who bring these leaders? चले मैं पाकिस्तान में तो कहता हूँ हमारा तो लिटरल सिस्टम बहुत ही फारिग है. इंडिया का लिटरल सिस्टम, वहां पे कोई चेंज की उम्मीद मैं देखूं आने वाले सालों में? It is only by a revolution that it can come, not Without by the no democratic. elections, no vote, power of vote, ऐसा कुछ हो नहीं जा रहा. मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए. देखिए हमारे यहाँ इंडिया पॉलिटिक्स में जो वोटिंग होती है, लार्जली इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, विच आर फ्यूडल फोर्स. हमारा जो वोटर वोट देने जाता है इंडिया में 90%, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट 90%, he does not see the merit of the candidate. He does not see whether the candidate is an educated person or uneducated, criminal, non-criminal. He does not see whether prices are rising. He does not see whether unemployment is rising. वो सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट देता है. आप समझे ना? And the politicians are experts in manipulating this. आम वोटर जो है, मैं तो कभी वोट देता नहीं हूँ. I have never voted in my life and I will not. Why should I behave like sheep and cattle? क्योंकि मेरे वोट का कोई मतलब ही नहीं है. एक टू वोट पे उधर 2 लाख यादव वोट पड़ गए, 2 लाख दलित वोट पड़ गए, 2 लाख मुस्लिम वोट पड़ गए, 2 लाख जाट वोट पड़ गए. मेरा एक टू वो भेड़ बकरी जैसे झुंड का झुंड वोट देता है. अपना खोपड़े का इस्तेमाल करता नहीं, अपनी वो जात देखता है या कैंडिडेट की, या जो पार्टी किस जात या मजहब को रिप्रेजेंट करती है, बस इतना देखता है. और भेड़ बकरी जैसे वोट डालता है. 90% हम बता रहे हैं आपको. इंडियन पॉलिटिक्स शायद मालूम नहीं है कैसे चलती है. And that is manipulated by these politicians who are experts in manipulating these vote banks.
तो लिहाजा ये कैसे तरक्की, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर फ्यूडल फोर्सेस व्हिच हैव टू बी डिस्ट्रॉयड इफ इंडिया इज टू प्रोग्रेस। बट सर सॉरी इंटरप्ट, बट दैट मींस डेमोक्रेसी, ना समझा जाए आने वाले सालों में एज सच कोई वोट से कोई तब्दीली इंडिया में नहीं होनी जा रही, गवर्नमेंट नहीं राइट? नहीं, वोट मैं बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी, देखिए, डेमोक्रेसी इन थ्योरी मत सोचिए, डेमोक्रेसी एज प्रैक्टिस इन इंडिया, इसकी बात करिए, कॉन्क्रीट पे आइए। डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया इज कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स 90%, and casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India is to progress. But democracy in India as it is practiced further entrenches casteism and communalism. It further fortifies it because it runs on that basis. आप समझ, तो लिहाजा मैं आई एम अगेंस्ट डेमोक्रेसी। पीपल शुड, अभी जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ, कई लोगों ने शोर मचाया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने रिगिंग कर दी वोटर्स लिस्ट की, 80 लाख वोटर के नाम काट दिए। ये मुझे इंटरव्यू किया, मैंने कहा और वोट चोरी होनी चाहिए, सारा वोट, तुम्हें वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट बिकॉज यू विल वोट ऑन, सपोजिंग देयर इज नो रिगिंग ऑफ द वोटर्स लिस्ट, सपोजिंग बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो, फिर भी तुम वोट कैसे दोगे? 90% तुम जात बिरादरी पे दोगे? मेरिट ऑफ द कैंडिडेट देखोगे नहीं कि अच्छा आदमी है, बुरा है। पर आप जानते हैं 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ इंडिया में लास्ट ईयर, जी, half the elected members of parliament are big criminals. आप गूगल में देखिए, आप just on Google you type कि half the elected MPs in the 2024 Indian parliamentary election are criminals having very serious charges. तो यानी कि इसका क्या मतलब वोटर ये नहीं देखता है कि ये क्रिमिनल है कि नॉन क्रिमिनल, वो उसका जात है, बिरादरी, जात और मजहब देखता है, बस उसी पे वोट देता है। तो ऐसे लोगों को वोट देने का हक देना चाहिए। वी आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। तुम 90% तुम गधे हो, तुम्हें डेमोक्रेसी इज मेंट फॉर पीपल विद रैशनल माइंड्स, पीपल हु वोट ऑन रैशनल बेसिस, नॉट ऑन कास्ट एंड रिलीजन। तुम लायक नहीं हो डेमोक्रेसी के, तुम्हें वोट सारा छीन लेना। मैंने तो कहा, बोला कि क्या आपके, मेरी इंटरव्यू हुई, एक जर्नलिस्ट ने किया कि साहब ये बिहार में आ रहा है बड़ी वोटर्स, वोट चोरी हो गया। मैंने कहा सब वोट चोरी हो जाना चाहिए, किसी बिहारी क्या किसी हिंदुस्तानी को वोट मिलना नहीं। तुम वोट देने लायक नहीं हो क्योंकि तुम वोट देते हो जात बिरादरी, भेड़ बकरी जैसे वोट देते हो, नॉट ऑन रैशनल कंसिडरेशंस। यू डोंट सी द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट एंड दैट इज व्हाई हाफ द इलेक्टेड एमपीज लास्ट ईयर पार्लियामेंट्री इलेक्शन आर बिग टाइम क्रिमिनल्स। सर आप देखिए गूगल पे, मुझे डोंट बिलीव मी, जस्ट चेक अप ऑन गूगल। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक रस्मी कार्रवाई है दोनों मुल्कों में, कर लेने दें, चलें, रस्म ही पूरी हो जाती है, इसमें अरबों रुपए एक्सपेंस होता है, लोग पैसे बनाते हैं। सर द रिच गेट्स रिचर। I'm only expressing my view, मैं कोई रोक तो सकता नहीं हूँ उसको। नहीं सर बिल्कुल सही है। सर ह्यूमन राइट्स की, मैंने लास्ट कंक्लूड करना है प्रोग्राम को, ह्यूमन राइट्स की हम बात करना, यू बीइंग द जज, सर for me as a Pakistani, या as a human मैं बात करूं, we feel there is a strong human rights violation in Kashmir and parallel in Palestine. सर ये जो दो एरियाज हैं, इन दोनों एरियाज को आप कैसे देखते हैं just because of your presence? क्या ये कश्मीर कभी रिजॉल्व होगा? ये मामला कभी होता है रिजॉल्व, आपको लगता है? देखिए, before coming to Kashmir, let me tell you, poverty is destructive of all rights. बिल्कुल। Poor man, hungry man, unemployed man, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से क्या मतलब? उसको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो पॉवर्टी, एंड देयर इज मैसिव पॉवर्टी इन आवर सब कॉन्टिनेंट। तो लिहाजा ये जो हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट, लिबर्टी, इट मीन्स नथिंग टू मैन हु इज पुअर, हंग्री, अनएम्प्लॉयड। तो लिहाजा इट्स जस्ट इल्यूजरी। मैंने तो कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड टू डिसीव द पीपल, तो हमारे पास राइट्स हैं, कोई नहीं। पॉवर्टी इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल राइट्स। नाउ कमिंग टू you asked about Kashmir. I have repeatedly said the only solution to Kashmir problem is reunification of India, Pakistan, and Bangladesh under a secular government led by genuinely modern-minded patriotic leaders. उसमें वक्त लगेगा मगर होना ही है, बिकॉज वी आर वन कंट्री।
Kashmir will be part of that united India. That is the only solution. वरना चिल्लाते रहिए जितना और मेरे solution में टाइम 15-20 साल लगेगा, ये 1-2 साल में नहीं होगा. सर जहां मान तक लीजिए आपने चलिए सॉल्यूशन है, आई एग्री, चले ऐसा सॉल्यूशन अपेरेंट नजर नहीं, लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो वॉयलेशन हम समझते हैं, आई मे बी रॉन्ग, आई वांट योर टेक ऑन दिस, कि ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, सी ब्लेटेंट वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर. व्हाई इज इट सो? और खास तौर पे अगेन अपॉलजीज if you feel I'm crossing the line, but since last 10 or 15 years, since the BJP government is there, since the Modi regime is there, sir, it has been more aggressive. We don't see India as more secular now, जो शायद माजी में बहुत सेक्युलर हुआ करता था. देखिए आपको फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने अब कश्मीरियों से मैं खुद कश्मीरी हूँ बाय द वे, और मेरे तमाम कश्मीरी फ्रेंड्स हैं, इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ कश्मीरी मुस्लिम यंग पीपल, एंड दे लव मी. Yes, sir. I love you too, sir. I love you too, sir. But you are not a Kashmiri. अब सुनिए. Sir, I'm. सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए. देखिए, वो बोले कि साहब कश्मीर was never, Kashmir was always independent, never under the control of India or any other. मैंने कहा you are not speaking the truth. You don't know your history. Kashmir was free up till 1587, when the last independent ruler of Kashmir was a man called Yusuf Shah Chak, last king of independence. In 1587, Mughal Emperor Akbar conquered Kashmir and incorporated Kashmir into the Mughal Empire, and thus deprived Kashmir of its freedom. मगर मैंने कहा देखिए उससे फायदा हुआ कश्मीर का. By depriving Kashmir of freedom, फायदा हुआ कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ. देखिए पहली चीज आप समझिए, freedom is not an end in itself. It can only be a means to an end. The end has to be raising the standard of living of the people and giving them better lives. If freedom helps in achieving that end, it is a good thing. But if it does not, then it is a bad thing. For example, जो कश्मीर को डिप्राइव कर दिया गया इंडिपेंडेंस से बाय मुगल एम्परर अकबर इन 1587, उसके बाद कश्मीर कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहा. उससे फायदा हुआ कश्मीर का, क्योंकि देखिए एक तो कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ द बिग मुगल एम्पायर, सो दे गॉट द मार्केट, ह्यूज मार्केट ऑफ द मुगल एम्पायर. तो कश्मीर का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ बहुत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शॉल्स हैं, कारपेट्स हैं, पश्मीना, ये वो. उसके लिए दे गॉट अ ह्यूज मार्केट. इसके पहले the market was limited to Kashmir, but by being incorporated into the Mughal Empire, by being deprived of their freedom, they benefited, because they got the huge access to the huge Mughal the market of the Mughal Empire. आप समझिए, आप पता नहीं कभी गए श्रीनगर की नहीं, मैं तो कश्मीरी हूँ, ख्वाहिश ये है, बस लगता नहीं जा सकूंगा. अच्छा, तो वहाँ पे मुगल गार्डन्स हैं और चश्मे शाही, निशात बड़े मशहूर, जैसे आपके यहाँ भी जो मुगलों ने बनाए थे, ब्यूटीफुल. बट दोज वर बिल्ड बाय द मुगल इंजीनियरिंग. Kashmiris did not have that engineering talent. It was those gardens in Srinagar were not built by Kashmiris but by the Mughal architects, because Kashmiris did not have that technology. जैसे for example, Romans ने conquer किया much of Europe, ancient Roman Empire. उससे जिन कंट्रीज को कॉन्कर किया उनका फायदा हुआ, क्योंकि दे गॉट द एक्सेस टू द रोमन टेक्नोलॉजी, एक्वेडक्ट्स, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह, जो ये उनके पास नहीं थी. अदर कंट्रीज दे वर मोर ऑफ अ ट्राइबल पीपल. तो बाय बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रोज. कहने का मतलब है कि फ्रीडम में बच जाइए. इस पे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का बढ़ रहा है कि नहीं, क्या लोगों को बेहतर जिंदगी मिल रही है कि नहीं, दैट इज द एंड, नॉट फ्रीडम. समटाइम्स बाय बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम आपको बेहतर जिंदगी मिलती है, जैसे मैंने एग्जांपल मुगल एम्पायर और रोमन एम्पायर का दिया. तो लिहाजा इसको आप एक ब्रिटिश बना दिए हैं. कश्मीरियों को बेहतर जिंदगी मिल रही है या इन अ डेकेड और सो? बता रहा हूँ, जवाब देना, सुनिए. अरे भाई, जितना बुरा हाल बाकी हिंदुस्तान का, वही बुरा हाल कश्मीर का है. We are both in living in horrible poverty and unemployment. कोई फर्क नहीं है. ये I agree कि उन पे है, मगर ये बाकी हिंदुस्तान पे भी वो है, ऑपरेशन है, जुल्म ज्यादती है.
लिहाजा मेन थिंग इज द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, लोगों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर मिलना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। आप लोग यही सब चिल्ला रहे हैं कि इंडिया ने कॉन्कर कर लिया। अरे इंडिया तो, आई वांट इवन पाकिस्तान टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। We must become one India, not just Kashmir. I want the whole of Sir, Pakistan. you're not But talking under about conquering it, you're talking about basically uniting it. There is a yes, difference ना। uniting Unite आप मोहब्बत से कर सकते हैं, conquer तो फिर no, जोर not बाजू से होगा। not militarily. It should be voluntarily, peacefully. Once you देखिए, With open एक arms। चीज सुन लीजिए। Yes, agree, देखिए, agree। आप देखिए, आप अग्री करें मगर बहुत लोग नहीं अग्री करेंगे, और आपकी आर्मी खासकर नहीं अग्री करेगी। आपकी आर्मी अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका, और अमेरिका चाहता है इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहें, तो लिहाजा आपके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कुछ सर मेरे हथियार आप है, कहने से तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना ना, यहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट करना है ना वहां पे, क्योंकि अगर ये सारा यूनाइट हो गया तो फिर वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ जाएगी, तो फिर वो एक वहां पे जो है ना उस तरह माइंडसेट, उसको भी शायद एक्सेप्टेबल ना हो। लेकिन लास्ट सर में बस 2 मिनट रहते हैं सर, पैलेस्टाइन इशू प्लीज ये बताएं कि वहां पे भी एक बड़ा ब्लेटेंट वायलेशन है पैलेस्टाइन में एज अ जज। अब आप सुनिए पहले से। अरे सुनिए, मैं आप लोगों को कुछ आता जाता तो है नहीं, सुनिए। ऐसा है कि बिफोर 1948 व्हेन इजराइल वाज क्रिएटेड, जो प्रेजेंट टेरिटरी है इजराइल की, उसमें करीब 95 और 90% और 95% लिविंग देयर वर अरब्स। आज सिर्फ 20% रह गए। बिल्कुल। 1948 में, उसके पहले about 90-95% population in the present state of Israel were Arabs. Jews were hardly 10% or even less. तो क्या हुआ कि real reason for creating Israel was this, कि in the 20th early 20th century it was discovered that there's a huge amount of oil in the Middle East. आप समझे ना, huge amount of oil in the Middle East. And though that oil was needed by the growing Western industries. Now, in order to safeguard the supply of that oil from Middle East to the Western countries, Israel was created as a military outpost, a Western military outpost, mainly mainly governed by USA, to safeguard the oil supplies from the Middle East to the Western country. Israel is nothing but an American armed garrison planted in the heart of the Middle East to ensure the safety of the oil supply to the West. तो उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये कहा कि एकदम से याद आ गया जो जूज, उन पे हिटलर ने बड़ा परसिक्यूशन किया और 6 मिलियन को गैस चेम्बर भेज दिया, ये वो, तो उनके लिए अपना होमलैंड क्रिएट करना है, बड़ा उनको लॉन्गिंग है अपना होमलैंड। तो जूस को लाके, जो यूरोपियन जूस को कि सडनली 2000 के साल के बाद उनको मोजेस याद आ गया कि हमको अपने एंशिएंट लैंड में सेटल होना है, और उनको लाया गया। तो तब क्या किया गया, ये 1947-1948 में व्हाट हैपेंड व्हिच इज नोन एज नकबा। आपने पढ़ा है, NAKBA, नोट करिए, नकबा एक्सोडस। ये जो अरब्स थे 95% they populated in the present territory of Israel. Today they are about 20%. तो बाकी 70-75% कहाँ गए? उनको जो ये जूइश मिलिटेंट्स ने बहुतों को मार डाला, उनके औरतों बच्चों को भी, उनके घर जला दिए और भाग गए। बाकी सब दे रैन फॉर देयर लाइव्स। दैट इज नोन एज द नकबा। वो इजराइल में रहते थे, जो प्रेजेंट इजराइल है, वहां से गाजा भाग गए, ये जॉर्डन भाग गए, लेबनान भाग गए वगैरह। तो लिहाजा दिस इज द रियल रीजन, नॉट बिकॉज कि जूस नीडेड अ होमलैंड। ये जो कहा जाता है ना कि जूस को बहुत परसिक्यूशन हुआ तो उनको अपना सेपरेट होमलैंड देना जरूरी था, ये सब एक बहानेबाजी है। द रियलिटी वाज दैट huge amount of oil was discovered in the Middle East, and to ensure
the safe supply of that oil from Middle East to the Western countries, Israel was created as a military armed outpost or garrison in the heart of the Middle East so as to ensure the safe supply of the oil. That is the real reason for creating Israel, not because कि Jews को बहुत persecution हुआ historically, उनको they deserved a separate homeland. ये सब बहानेबाजी है. The truth is what I am telling you. So लिहाजा the only solution which will not take place easily, but it will take a very long time. Only solution is कि ये सब Israel, Gaza, West Bank, Jordan, Lebanon, ये सब unite होके under a modern secular government create की जाए, जिसमें Jews, Christians, Muslims can all live peacefully. मगर ये मेरा इसको अचीव होने में 15-20 साल लगेगा, आसानी से नहीं हो पाएगा. What I want to say is कि I love all Pakistanis because I regard all Pakistanis as Indians. And how can I hate my own countrymen? मैं इंडियन और पाकिस्तानी में कोई फर्क नहीं मानता हूँ. हम लोग एक मुल्क हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम. मेरे प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस सवाल से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस सवाल से हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो कैसे नॉर्मलाइज हो सकते हैं, नॉर्मलाइज ना हो लेकिन इस तरफ बढ़ कैसे सकते हैं, और अगर ये बढ़ जाते हैं तो इससे कितना बड़ी जो पॉपुलेशन है उसकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सकती है, पॉवर्टी में कमी आ सकती है, तालीम का मयार बेहतर हो सकता है, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो असले की दौड़ में लग रहे हैं दोनों मुल्कों की जानिब से, वो एक बेहतर अंदाज से आम आवाम की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लगाए जा सकते हैं. जैसे ड्राइव मुकर ने हमें ज्वाइन करे थे डायरेक्टली फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया, और उन्होंने बहुत सारी वैल्यूबल इंसाइट्स शेयर की, बताया हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर का क्या इशू है, पैलेस्टाइन का क्या इशू है. दैट्स अप टू यू कि आप उस बात को किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या अगर आप कोई भी अपनी कीमती कमेंट्स, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, प्लीज़ क्लिक द लिंक और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा. उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.